नमस्कार, स्वागत है आपका संगीत प्लैनेट में। तो फ्रेंड्स, जो हमारी एमसीक्यू की सीरीज चल रही थी 1000 प्लस क्वेश्चनों की, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आज हमारी ये क्लास थर्ड रहने वाली है। देखिए, हमारी एक क्लास मिस हो गई थी। काफ़ी विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे कि सर क्लासेस क्यों नहीं हो रही है। गैस काफ़ी प्रॉब्लम थी और बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या थी, इसीलिए आपकी क्लास मिस हुई। अन्यथा मैं आपकी क्लास को डिले नहीं करता। अब आगे आपकी रेगुलर क्लासेस रहेंगी। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, प्रोफेसर फिरोज राम जी ने कौमा श्रुतियांतर का गणितीय मूल्य कितना माना है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा अच्छे से। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो हमारी क्लासेस चल रही हैं 1000 प्लस, हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे आपके स्टेट एग्जाम से पहले पहले तक। तो जब भी आपका एग्जाम होगा उससे पहले पहले हम आपको इस सीरीज को कंप्लीट कर देंगे। चाहे हमें इसके लिए 2 से 3 घंटे की, अगर एग्जाम जल्दी होता है तो 2 से 3 घंटे की क्लासेस भी क्यों ना लेना पड़े। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा, प्रोफेसर फिरोज राम जी ने कौमा श्रुतियांतर का गणितीय मूल्य कितना माना है। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था इससे रिगार्डिंग पूरा का पूरा। तो आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। काफ़ी विद्यार्थियों के मैसेज भी आ रहे हैं कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो आप कमेंट करते रहिएगा। जो विद्यार्थी न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी प्रकार के मैं आपको सेशन लेकर के आता रहता हूं। और आपके लिए जल्दी हम स्टेट की पूरी थ्योरी प्लान कर रहे हैं। आपको यूट्यूब पर हम थ्योरी भी मैराथन क्लास लगा करके प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, आपको जो श्रुतियांतर है उसके बारे में। देखिए, यहाँ पर आपका ओंकार नाथ ठाकुर थी जी, उन्होंने 3 प्रकार के श्रुतियांतर माने थे, लीमा, लघु और कौमा। ये 3 प्रकार के थे आपके ओंकार नाथ ठाकुर जी के द्वारा। अब देखिए, जो प्रोफेसर फिरोज राम जी थे, इन्होंने इसका गणितीय मूल्यांकन किया था। अब देखिए, आप यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ गणितीय मूल्यांकन किस प्रकार से किया गया था। लीमा का उन्होंने माना था 256/243। लघु का माना था उन्होंने 25/24। कौमा का माना था उन्होंने 81/21। तो ये मैं आपको पिछली वीडियो में ये इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दे चुका हूँ, ये किस प्रकार से माना गया था। तो आपको पता होगा। देखिए, इसका राइट आंसर रहने वाला है आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए, यहाँ पर कौमा के लिए आपका माना गया है 181/80। ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। काफ़ी विद्यार्थियों ने सही इसका आंसर दिया है, काफ़ी गलत है क्योंकि आपने कुछ विद्यार्थियों ने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा, तो आप इसके लिए रॉन्ग आंसर लगा सकते हैं। आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और आपके स्टेट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने 0 से लेकर के बीपीएससी लेवल तक की यहाँ पर क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं कि आपका हम पूरा का पूरा यहाँ पर तैयारी करवा सकें। आगे बात करते हैं, किस ग्रंथकार ने स्वर को आकाश तथा श्रुति को पक्षी का विशेषता दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस पर स्टार लगा लीजिएगा। मतंग जी ने, आचार्य बृहस्पति जी ने, दामोदर पंडित जी ने, या फिर फरुकुल्ला ने। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो ग्रंथकार हैं दामोदर पंडित जी, इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, दामोदर पंडित जी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। देखिए, इन्होंने जो स्वर थे इनका पशु पक्षियों से तुलना मानी है। पशु पक्षियों से इन्होंने स्वर की तुलना पशु पक्षियों से मानी है। और इन्होंने स्वर को आकाश बोला है, श्रुति को आपका पक्षी बोला है। तो देखिए, इनके हिसाब से आपके जो स्वर थे वो किस प्रकार से थे, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। सा रे ग म प ध नि को इन्होंने पक्षियों के आधार पर यहाँ पर दिया हुआ है नाम। तो देखिए, सा रे ग म प ध वो आपका नी। देखिए, सा को इन्होंने माना है आपका मोर। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनेगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको नॉलेज होना चाहिए। रे को इन्होंने माना है चातक, ग को माना है इन्होंने क्रोंच या फिर कोआ। यहाँ पर क्रोंच भी आ सकता है आपका, या कोया भी आ सकता है आपका। मध्यम को इन्होंने माना है, देखिए यहाँ से आपका थोड़ा सा
आपका जो ग है इसको माना है बकरा, क्या माना है? बकरा। जो मध्यम है इसको माना है क्रोंच, क्रोंच या फिर कोआ। जो आपका पंचम है, पंचम को माना है इन्होंने कोयल, क्या माना है? कोयल। यहां से हम बात करेंगे, पंचम को कोयल। देवत को इन्होंने माना है आपका मेढक, और निषाद को इन्होंने माना है हाथी। तो इस प्रकार से इन्होंने माना है, तो आपको यहाँ पर देखना है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में, पूरी की पूरी जानकारी। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। आपका जो सा है इसको मोर माना है। दामोदर पंडित जी के अनुसार मैं यह बात कर रहा हूँ, दामोदर पंडित जी ने सुरों की तुलना पशु पक्षियों से की है। ये सुर आपके पशु पक्षियों से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो उन्होंने बोला है कि आपका जो सा स्वर है यह मोर से उत्पन्न हुआ है, ऋषभ आपका चातक से हुआ है, गंधर आपका बकरे से हुआ है, मध्यम आपका कोया या फिर कौंचे से हुआ है, पंचम आपका कोयल से उत्पन्न हुआ है, देवत आपका मेढक से, निषाद आपका हाथी से। ऐसा माना है पंडित दामोदर जी जो ग्रंथकार हैं उनकी तरफ से, ऐसा बोला गया है कि जो स्वर है हमारे पशु पक्षियों से उत्पन्न हुए हैं। देखिए अलग अलग ग्रंथकारों के हिसाब से अलग अलग जो भविष्यवाणियां की गई थी कि स्वर की उत्पत्ति, कुछ ने माना था कि एक पक्षी था जिसकी चोंच में 7 छिद्र थे, वहां से आपका पशु जो स्वर थे उनकी उत्पत्ति हुई है। लेकिन आपका जो अब देखिए यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, मेरी भरत ने पहली श्रुति को क्या नाम दिया है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो जो बारह भरत जी हैं उन्होंने पहली श्रुति को क्या नाम दिया है? प्रथमा, तीव्रा, प्रीति या फिर संदीपनी। देखिए श्रुति अलग अलग ग्रंथकारों के हिसाब से हम पढ़ने वाले हैं। देखिए अलग अलग ग्रंथकारों ने श्रुति के बारे में अलग अलग नाम दिया है, वो अलग अलग इनकी संख्या बताई है। तो जो पिछली वाली क्लास थी उसमें मैं श्रुति से संबंधित किन ग्रंथकारों ने क्या क्या इनके बारे में बोला है वो बता चुका हूँ। अब यहाँ से हम बात करेंगे किन किन ग्रंथकारों ने इसके बारे में क्या क्या नाम दिया है और प्रथम श्रुति को लेकर के क्या क्या नाम बोला है, क्योंकि प्रथम श्रुति से लेकर के क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो महर्षि भरत जी ने पहली श्रुति का क्या नाम दिया है आपको कमेंट करके बताना, वेरी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है। तो देखिए भरत जी के द्वारा जो पहली श्रुति थी वो थी आपकी प्रीति। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए कुछ विद्यार्थियों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जो हम पढ़ते हैं वो तो अलग था, यानी कि वो हम तीव्रा सा स्टार्ट करेंगे, तीव्रा, कुमुदी, मंदा, चंदोदी, दयावती, रजनी, रक्त करो। तो ये आपकी जो हम पढ़ते हैं ये सारंग देव जी के अनुसार थे। देखिए हम बात कर रहे हैं अभी भरत की पहली श्रुति। तो भरत की पहली श्रुति कौन सी थी? प्रीति। अब यहां पर देखिए हम बात कर रहे हैं सारंग देव की पहली श्रुति कौन सी आपकी? तीव्रा। अब देखिए यहीं पर हम बात करें आपसे अन्य अन्य ग्रंथकार जैसे कि मतंग के बारे में, तो मतंग की पहली श्रुति कौन सी थी? माधवी। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए श्रुति इन्होंने 22 मानी है लेकिन नाम इन्होंने अलग अलग दिए हैं, तो अलग अलग नाम आपको पता होना चाहिए कि भरत जी की पहली श्रुति क्या थी? प्रीति थी। सारंग देव जी की क्या थी? तो तीव्रा थी। यह क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लेकर के आया हूँ। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए दंतेल जी ने पहली श्रुति को किस नाम से पुकारा है? तो यहाँ से दंतेल जी की भी पहली श्रुति का नाम आपको बताना चाहिए, प्रथमा, तीव्रा, नांदी या फिर माधवी। तो देखिए दंतेल जी ने पहली श्रुति को किस नाम से पुकारा है? तो ये आपका पुकारा हुआ है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर रहने वाला है माधवी। क्या है? माधवी। देखिए अभी मैं आपको बता रहा था कि भरत जी ने क्या नाम दिया है, सारंग देव जी ने क्या नाम दिया है, वहीं पर आपको दंतेल जी के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो दंतेल जी ने आपका पहली श्रुति को क्या बोला है? माधवी। तो यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है। आगे बात करेंगे भाव तथा रसोत्पादन के क्षेत्र में श्रुतियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए और इसे शेयर जरूर कर दीजिए अपने सभी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुपों पर, जिससे काफी विद्यार्थी जुड़ सके और इसका फायदा ले सके। यहाँ से हम बात करेंगे भाव तथा रसोत्पादन के क्षेत्र में श्रुतियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2, 5, 4 या फिर 22। तो देखिए
भाव की दृष्टि से श्रुति को 5 वर्गों में बांटा गया है। इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। देखिए 5 आपकी श्रुतियों की जातियां भी हैं, तो यहां से ये भी आपको पूछा जा सकता है कि श्रुतियों की जातियां कितनी हैं, तो ये भी आपकी 5 जातियां हैं, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। श्रुतियों की निम्न में से कौन सी 5 जातियां हैं? वेरी इंपोर्टेंट। देखिए अभी हमने देखा था कि श्रुतियों की कितनी जातियां हैं, तो श्रुतियों की 5 जातियां हैं। अब यहां पर आपको बताना है कि श्रुतियों की 5 जातियां कौन कौन सी हैं। वेरी इंपोर्टेंट। देखिए यहाँ पर आपको श्रृंगार, करुण, रौद्र, वात्सल्य, शांत, ये क्या है? आपके रस हैं। आलापनी, मृदु, मध्या, चिति, मूर्ति, पूर्ति, ये क्या है? आपकी श्रुतियों के नाम है। मंदारति, रम्या, तीव्रा, रोधी, ये भी श्रुतियों के क्या है? नाम। तो यहाँ से आपसे क्या पूछा गया है कि श्रुतियों की 5 जातियां कौन सी हैं? तो श्रुतियों की 5 जातियां कौन सी हैं? आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर रहने वाला है दीप्ता, आयता, करुण, मृदु और मध्या। ये आपकी श्रुतियों की 5 जातियां हैं। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए श्रुतियों की 5 जातियों के बारे में। देखिए मैं आपको बताऊं, आपको साथ ही साथ क्वेश्चन का जो आंसर है वो बताते हुए चलना है, जिससे आपको पता चले कि हमारा कितना क्वेश्चन सही बन रहा है। और जब आपका क्वेश्चन जो एंड होता है आपका सेशन, तो उसके बाद आपको कमेंट करना है कि आपका कितना स्कोर बना और आपका इस सेशन में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, जिससे आपको भी आइडिया लगे कि हमारा कितना तैयारी चल रहा है और आगे कितना तैयारी करने की और जरूरत है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट, ईरानी संगीत में श्रुतियों को क्या कहा जाता है? देखिए मैं आपको उन क्वेश्चनों को लेकर के आया हूँ, अब बिल्कुल सिक्वेंस वाइज आपके क्वेश्चन है। जैसे हमने शुरुआत में नाद पढ़ा था, तो नाद के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सभी के बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद हम अभी श्रुतियों पर चर्चा कर रहे हैं। तो श्रुतियों से जितने भी आपके 0 से लेकर के हाई लेवल के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी पर हम चर्चा करते हुए चल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो काफ़ी विद्यार्थियों को यहाँ से लग रहा होगा कि सर आप हाई लेवल के क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं। देखिए हम आपके लिए स्टेट के साथ साथ बीपीएससी की भी यहाँ पर क्वेश्चनों को लेकर के चल रहे हैं, जिससे आपको आगे आपकी राह आसान हो और आप अच्छी से अपनी तैयारी को यहीं से बिल्डअप कर सकें और आगे फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना देखनी पड़े। देखिए ईरानी संगीत में श्रुतियों को क्या कहा जाता है? तो मुकाम, श्रुति, हंगाम या फिर मौसिकी। तो क्या बोला जाता है? आपको कमेंट करके बताना है, आपको जेन्युइन बताना है आपका यह क्वेश्चन सही निकला या फिर राइट। मैं भी आपको इसका आंसर बताने वाला हूं। तो ईरानी संगीत में श्रुतियों को आपका हंगाम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हंगाम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, हंगाम। देखिए ईरानी संगीत में हंगाम की संख्या कितनी है ये भी आपको बताना है, यानी कि ईरानी संगीत में श्रुतियों कितनी है? श्रुतियां तो 24 कुल श्रुतियां होती हैं। श्रुतियों को वहां पर हंगाम बोला जाता है, यानी कि हंगाम की संख्या है 24। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपको पता होना चाहिए। ईरानी संगीत में कितने हंगाम माने गए हैं? तो मैं भी आपको बता चुका हूं कि इसके जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24 हंगाम माने गए हैं। अब आपका जो क्वेश्चन बन सकता है तो यहीं से आपका बन सकता है, ईरानी संगीत में श्रुति को क्या बोला जाता है? हंगाम। अब आपका यहीं पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि आपका पाश्चात्य संगीत में श्रुति को क्या बोला जाता है? श्रुति का नाम, तो पाश्चात्य संगीत में श्रुति का नाम क्या है? क्या रहने वाले आपका यहाँ पर? माइक्रोटोन। क्या रहने वाला है आपको? देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, आपका जो श्रुति है इसे माइक्रोटोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइक्रोटोन। तो ये भी आपका पूछा जा सकता है, पाश्चात्य संगीत में श्रुति को माइक्रोटोन, ईरानी संगीत में श्रुति को हंगाम बोला जाता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे हम बात करेंगे श्रुतियों के नाम तथा उनकी जातियों का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने किया है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। काफी विद्यार्थी इसका राइट आंसर आपका भरत लगा करके चले जाते हैं, लेकिन ये आपका सही नहीं है। श्रुतियों के बारे में सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथकार ने किया है? तो आपको कमेंट करके बताना है। इसके लिए जो आपके ऑप्शन है भरत, नान्य भूपाल, मतंग या फिर सारंगदेव। देखिए मैंने आपको बता दिया इसका राइट आंसर भरत नहीं है, तो आपको इन 3 ऑप्शन में से बताना है क्या इसका राइट आंसर रहने वाला है।
अगर जो विद्यार्थी इसका राइट आंसर देते हैं तो मैं समझूंगा कि आप बहुत ही ज़्यादा डीप में आपने तैयारी की है और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही है। जेन्युइन आपको बताना है कमेंट करके बाद में कि किन किन विद्यार्थियों का यह आंसर सही निकला है। देखिए इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, नान्यदेव। क्या रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी? इसका राइट आंसर रहने वाला है नान्य भूपाल। नान्य भूपाल इसका पूरा नाम है। तो आप यहाँ पर समझ पाएंगे नान्य आपका नान्यदेव से समझ लेना, नान्य भूपाल। तो श्रुतियों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी नान्य भूपाल के ग्रंथ से मिलती है। वेरी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है। निम्न में से किस विद्वान ने सभी 22 श्रुतियों को एक समान माना है? पंडित वेंकटमुखी ने, आचार्य बृहस्पति जी ने, भातखंडे जी ने, या फिर सारंगदेव जी ने? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि किस विद्वान ने सभी की सभी 22 श्रुतियों को एक समान माना है। तो गाइस मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, भातखंडे जी। इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? भातखंडे जी। भातखंडे जी ने सभी 22 श्रुतियों को एक समान माना है। अब देखिए यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भातखंडे जी ने स्वरों को किस श्रुति पर स्थापित किया गया है? तो देखिए भातखंडे जी ने स्वरों को पहली श्रुति पर स्थापित किया है। देखिए यहां से आपका जो भातखंडे जी हैं या आपके आधुनिक समय के कवि हैं, ग्रंथकार हैं, तो इन्होंने पहली श्रुति पर स्थापित किया है। देखिए यहां से आपका ये भी पूछा जा सकता है कि आधुनिक ग्रंथकारों ने आपका स्वरों को पहली श्रुति पर स्थापित किया है। यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है प्राचीन और आपका मध्यकाल के ग्रंथकारों ने स्वरों को अंतिम श्रुति पर स्थापित किया है। स्वरों को अंतिम श्रुति पर स्थापित किया है। तो यहां से आपका ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। देखिए आधुनिक काल के ग्रंथकारों ने स्वरों को पहली श्रुति पर स्थापित किया है। जो प्राचीन काल के और मध्यकाल के जितने भी ग्रंथकार हुए हैं उन्होंने स्वर को अपनी अंतिम श्रुति पर स्थापित किया है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका यह क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बात करेंगे हम भातखंडे ने हर स्वर को उसकी कौन सी श्रुति पर स्थापित किया है। वेरी इंपोर्टेंट। देखिए हर स्वर की बात यहाँ पर हो रही है तो आपकी कुल शुद्ध स्वरों की बात करें हम तो शुद्ध स्वर आपके 7 हैं भातखंडे जी के अनुसार, और आपके विकृत स्वरों की बात करें तो विकृत स्वर आपके 5 हैं। यह बात हो रही है आपकी भातखंडे जी के अनुसार। तो भातखंडे जी के हर स्वर को कौन सी श्रुति पर स्थापित किया है? तो मैं भी आपको बता चुका हूं पहली श्रुति पर। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, पहली श्रुति पर। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए आगे हम इसमें बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर निम्न में से किस वाद्य यंत्र पर सारणा हो सकती है? वेरी इंपोर्टेंट। देखिए सारणा से संबंधित हम पिछली क्लास में सभी के सभी क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो सारणा प्रक्रिया सर्वप्रथम भरत जी ने की थी वो आपकी किस पर की थी? तो वो की थी इन्होंने वीणा पर। अब आपका यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। बांसुरी, सितार, वायलिन या फिर इन सभी। आपको बताना है कि किस वाद्य यंत्र पर सारणा प्रक्रिया की जा सकती है। सारणा का मतलब क्या होता है कि हमें पता होना चाहिए श्रुतियों के बारे में कि स्वरों को किस प्रकार से श्रुतियों पर स्थापित किया गया है। तो इसका हम किस वाद्य पर पता लगा सकते हैं? बांसुरी पर लगा सकते हैं, सितार पर लगा सकते हैं, या फिर वायलिन के द्वारा, या इन सभी के द्वारा। तो आपको कमेंट करके बताना है। जो विद्यार्थी अभी भी हमारे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस सेशन को शेयर कर दीजिए। तो देखिए इसके लिए जो वाद्य है वह आपका सितार रहने वाला है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है सितार। देखिए आपका जो सितार वाद्य है यह बीणा से ही इसका उत्पत्ति मानी जाती है कि बीणा से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ से आपका सितार राइट रहने वाला है। अब देखिए भरत जी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जिन विद्यार्थियों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है आप अगर उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखिए भरत जी ने 2 प्रकार की
दो प्रकार की वीणा ली थी। पहली वीणा का नाम रखा था उन्होंने ध्रुवा वीणा, दूसरी थी अध्रुव वीणा। देखिए इन दो वीणाओं को उन्होंने लिया था, इन पर 7 तार उन्होंने बांधे थे। उन तारों को देखिए ध्रुव वीणा को यहाँ पर अचल वीणा भी बोला जाता है। अचल वीणा, अचल वीणा क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह अचल थी, ये इसको एक जगह स्थिर करके, जो आपकी अध्रुव वीणा थी इसको उन्होंने चल वीणा बोला था। चल वीणा पर उन्होंने स्वरों को खिसकाते हुए चले गए और वहां से स्वरों की उत्पत्ति और श्रुति की उत्पत्ति होती चली गई। यह आपकी भरत जी की सारणा प्रक्रिया थी। तो भरत जी ने सारणा प्रक्रिया वीणा पर की थी, आगे के कई विद्वानों ने सितार पर भी की थी। तो यहाँ से राइट आंसर रहने वाला है आपका सितार। सितार पर आपकी सारणा प्रक्रिया की जा सकती है। आगे बात करेंगे मंद सप्तक में कितनी श्रुतियां मानी गई हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मंद सप्तक में आपकी कितनी श्रुतियां मानी गई हैं? 22, 11, 20 या फिर 66। तो कुल कितनी श्रुतियां मानी गई हैं आपको पता होना चाहिए। आपकी देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ सप्तक के बारे में। देखिए सप्तक आपके 3 प्रकार के होते हैं। आपका तार सप्तक, मध्य सप्तक, थर्ड आपका मंद सप्तक। देखिए 3 प्रकार के आपके सप्तक हैं। अब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो मंद सप्तक है इसमें कितनी श्रुतियां मानी गई हैं। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए। मंद सप्तक में आपकी 22 श्रुतियां हैं, मध्य सप्तक में आपकी 22 श्रुतियां हैं, तार सप्तक में आपकी 22 श्रुतियां हैं। देखिए यहाँ पर प्रत्येक सप्तक में आपकी 22 ही श्रुतियां रखी जाती हैं, इसलिए कुछ विद्वानों ने यहाँ पर 66 श्रुतियां भी मानी हैं। 66 श्रुतियां क्यों मानी हैं? उन्होंने सप्तक के आधार पर ही 66 श्रुतियां मानी है। उन्होंने बोला है कि तार सप्तक में 22 श्रुतियां रहती हैं, मध्य में 22 और मंद में 22, तो ऐसे टोटल आपकी 66 श्रुतियां हो जाती हैं। उन्होंने जो कोहल जी हैं उन्होंने 66 मानी है, वो इसी आधार पर उन्होंने मानी है कि हर एक सप्तक में 22 श्रुतियां होती हैं और 22 श्रुतियों से आपकी तीनों सप्तक में 66 श्रुतियां बन जाती हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको मंद सप्तक में 22 हैं, तो आपके तार सप्तक में, मध्य सप्तक में भी 22 श्रुतियां रखी गई हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। त्रिश्रुतिक स्वरों को किस नाम से जाना जाता है? देखिए आपके स्वर 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका चतुश्रुतिक, एक होता है आपका त्रिश्रुतिक, तीसरा होता है आपका द्विश्रुतिक। तो यहां पर आपको पूछा गया है कि त्रिश्रुतिक स्वरों को किस नाम से जाना जाता है? पूर्ण स्वर, लघु स्वर, त्रिस्वर या फिर आपका त्रिस्वर। तो आपको बताना है कि आपका त्रिश्रुतिक स्वर को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको कमेंट करते हुए चलना है साथ ही साथ, और आपको लास्ट में ये भी बताना है कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा 100%, यह क्वेश्चन आपका बन सकता है कि आपका त्रिश्रुतिक को क्या बोला जाता है, द्विश्रुतिक को क्या बोला जाता है, चतुश्रुतिक को क्या बोला जाता है, आपका मेजर टोन, माइनर टोन और सेमीटोन क्या रहता है, ये भी आपका पूछा जा सकता है। देखिए आपका जो त्रिश्रुतिक है इसको आपका लघु स्वर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लघु स्वर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। त्रिश्रुतिक को आपका लघु स्वर यहाँ पर बोला जाता है। द्विश्रुतिक को आपका जो द्विश्रुतिक है इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है आपका अर्धस्वर। चतुश्रुतिक को क्या बोला जाता है? आपका पूर्ण स्वर। देखिए यहाँ से अगर आपको पूछ लिया जाए तो इसको मेजर टोन बोला जाता है। मेजर टोन यानी कि आपका 4 यहाँ पर स्वर रखे जाते हैं मेजर टोन में, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ मेजर टोन। लघु स्वर आपका माइनर टोन, अर्धस्वर आपका सेमीटोन। तो इस प्रकार से इन स्वरों के नाम दिए जाते हैं। तो आपको इनमें किसी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे द्विश्रुतिक स्वरों को किस नाम से जाना जाता है। वेरी इंपोर्टेंट। देखिए अभी मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता चुका हूँ कि द्विश्रुतिक स्वर आपकी अर्धस्वर होता है, इसे सेमीटोन भी बोला जाता है। त्रिश्रुतिक आपका लघु स्वर होता है, इसे माइनर टोन बोला जाता है।
चतुश्रुतिक स्वर आपका पूर्ण स्वर होता है, इसे मेजर टोन बोला जाता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या रहने वाला है, दो श्रुतिक को क्या बोला जाएगा आपका अर्ध स्वर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है। आगे बात करेंगे चतुश्रुतिक स्वरों को दूसरा नाम क्या है। तो देखिए यहाँ से आपका ये भी आ सकता है, आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि आपका चतुश्रुतिक स्वर आपका चतुश्रुतिक स्वर कौन कौन से हैं, त्रिश्रुतिक स्वर कौन कौन से हैं और आपके जो द्विश्रुतिक स्वर हैं वह कौन कौन से हैं। देखिए मैंने आपको एक श्लोक बताया था कि चतुष चतुष चतुष्छेद षडज मध्यम पंचमा द्विद्व निषाद गांधारो तिस्त्र ऋषभ देवतो, यानी कि षडज मध्यम और पंचम, षडज मध्यम और पंचम आपका यह चतुश्रुतिक स्वर है। आपका देखिए निषाद और गांधार आपका दो दो हैं, निषाद और गांधार दो दो हैं। तिस्त्री ऋषभ देवतो यानी कि ऋषभ और देवत आपका त्रिश्रुतिक स्वर है। तो यहाँ से आपका ये भी क्वेश्चन आपसे अगर पूछ ले जाए तो आपको पता होना चाहिए, आपका जो चार श्रुतियों वाले स्वर होते हैं समप, तीन श्रुतियों वाले स्वर होते हैं रेधा, और आपका दुश्रुतिक स्वर होते हैं आपका यानी कि दो श्रुतियों वाले होते हैं नी और गा। इन्हीं के इंग्लिश नाम भी आ सकता है आपका मेजर टोन, माइनर टोन और सेमीटोन। तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। तो यहाँ पर इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है आपका पूर्ण स्वर। तो जो चार जिनकी चार श्रुतियाँ होती हैं उन्हें पूर्ण स्वर बोला जाता है। तो देखिए चतुश्रुतिक ना दे करके आपका स अगर दे दिया जाए तो देखिए यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि आपका जो षडज स्वर है, षडज स्वर को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। देखिए इसके लिए आपको ऑप्शन मिलेंगे, आपका पूर्ण स्वर, ऑप्शन नंबर बी लघु स्वर, ऑप्शन नंबर सी अर्ध स्वर, ऑप्शन नंबर डी नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए तो आपके जो चतुश्रुतिक स्वर होते हैं इन्हीं को आपका पूर्ण स्वर बोला जाता है, इन्हीं को मेजर टोन बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे हम बात करेंगे कि दक्षिण संगीत में कितनी श्रुतियां प्रचलित हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आपका दक्षिण वाला जो संगीत है इसे आपका क्या बोला जाता है, कर्नाटक संगीत भी बोला जाता है, कर्नाटक संगीत, इसे आपका दक्षिण संगीत भी बोला जाता है। तो दक्षिण संगीत में कितनी श्रुतियां प्रचलित हैं, 22, 25, 108 या फिर 72। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो श्रुतियां हैं ये आपका कर्नाटक संगीत की बात करें या फिर आपका हिंदुस्तानी संगीत की बात करें, इन दोनों में ही आपकी 22 श्रुतियां हैं। कितनी है, 22। तो यहाँ से राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। महर्षि भरत ने श्रुति संवाद के अंतर्गत कितनी प्रकार की श्रुतियों को माने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भरत जी ने श्रुति संवाद के अंतर्गत कितनी श्रुतियों को माना है। तो इसके लिए ऑप्शन है आपका 1, 2, 4 या फिर 7। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है आपको बताना है कमेंट करके। देखिए भरत ने श्रुति संवाद के अंतर्गत आपके जो 4 श्रुति अंतर माने हैं, ठीक है, कितने माने हैं, 4। आगे हम बात करेंगे पाश्चात्य संगीत में श्रुति को क्या कहा जाता है। पाश्चात्य संगीत में, वेस्टर्न म्यूजिक में आपका जो पाश्चात्य संगीत है इसे वेस्टर्न म्यूजिक भी बोला जाता है, वेस्टर्न म्यूजिक। तो इसमें श्रुति को क्या बोला जाता है, श्रुति का नाम। तो मैं आपको अभी बता चुका हूं, आपको इसका कमेंट करके आंसर बताना है कि इसका क्या आंसर रहने वाला है। देखिए पाश्चात्य संगीत में आपका श्रुति को माइक्रोटोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, माइक्रोटोन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बात करते हैं 7 स्वरों के समूह को क्या कहा जाता है। देखिए 7 स्वरों के समूह को क्या बोला जाता है, तो 7 स्वरों के समूह को बोला जाता है, देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, सप्तक, यानी कि 7 स्वर और आपका सप्तक, नाम से स्पष्ट हो रहा है 7 स्वरों के समूह को क्या बोला जाता है, सप्तक। अब देखिए
इसी को हम पाश्चात्य संगीत में क्या बोलते हैं? पाश्चात्य संगीत में बोला जाता है इसे ऑक्टेव। क्या बोला जाता है? ऑक्टेव। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा रहने वाला है अनुदात्त स्वर कितनी श्रुतियों से युक्त थे। देखिए अनुदात्त स्वर कितनी श्रुतियों से युक्त थे? 1, 2, 3 या फिर 4? तो आपको कमेंट करके बताना है अनुदात्त स्वर के बारे में। देखिए यह बात हो रही है आपकी सामगान के समय की। सामगान मैं आपको अच्छी से इसके बारे में अपने कोर्स में चर्चा कर चुका हूं, जो हमारा एस्टेट का कोर्स चल रहा है। तो एस्टेट के कोर्स में हम इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बात कर चुके हैं कि आपका सामगान में यानी कि वैदिक काल में 3 प्रकार के स्वर थे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। जब 3 स्वरों से आपके 4 हुए, उसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते हुए 7 स्वर आपके, यानी कि 7 स्वरों में गान आपका वैदिक काल में ही होने लगा था। तो जब आप हमारा पूरा का पूरा हम एस्टेट का आप कोर्स लेंगे तो वहाँ पर आपको इसके बारे में कंप्लीट चर्चा मिल जाएगी। देखिए हमारा एस्टेट का कोर्स चल रहा है, वो भी बहुत ही कम प्राइस में आपको अच्छे अच्छे फीचरों के साथ, यानी कि पूरा का पूरा वहाँ पर आपको सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है। टेस्ट सीरीज भी आपको वहाँ पर मिल रही है। देखिए सबसे अच्छी बात है कि आपको वहाँ पर चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज भी टेस्ट हम ले रहे हैं, जिससे आपको हर एक चैप्टर के वाइज अपना देखना है कि कितना स्कोर बन रहा है, कितना हमने पढ़ा हुआ है, एग्जाम में फंस रहा है। देखिए सेम एस्टेट के पैटर्न पर हमारा टेस्ट सीरीज है और उसी पैटर्न पर हम आपका टेस्ट ले रहे हैं हर एक यूनिट का, हर एक चैप्टर का। तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। देखिए अनुदात्त स्वर कितनी श्रुतियों से युक्त थे, यह आपको बताना है कमेंट करके। तो देखिए अनुदात्त स्वर थे आपके 3 श्रुतियों के। कितने श्रुतियों के थे? 3 श्रुतियों के। आगे हम बात करेंगे स्वरित स्वर के बारे में। तो स्वरित स्वर कितनी श्रुतियों के थे? 4, 3, 2 या फिर 1? तो आपका देखिए अभी मैंने आपको बताया था अनुदात्त। अनुदात्त थे 3 श्रुतियों वाले। यहाँ पर बात हो रही है स्वरित। स्वरित कितने हैं आपका? तो देखिए इसका राइट आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन नंबर 1, 4 श्रुतियों वाले। अब यहाँ पर बचता है आपका उदात्त। तो उदात्त आपका कितने श्रुतियों वाले थे? तो वो थे आपके 2 श्रुतियों वाले। देखिए यहां से आपको पता होना चाहिए अनुदात्त, उदात्त और स्वरित के बारे में। आगे बात करेंगे नेक्स्ट, उदात्त स्वरों में कितनी श्रुतियां थी? तो मैं अभी आपको यहां पर बता चुका हूं कि आपका उदात्त में कितनी श्रुतियां थी। उदात्त में 2 श्रुतियां थी। यही नाम आपका देखिए मेजर, मैंने अभी आपको बताया मेजर, माइनर और सेमीटोन बताया था। तो वही नाम इनके यहाँ पर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित थे। तो आपको देख लेना है 4 श्रुतियों वाले को मेजर, 3 श्रुतियों वाले को माइनर और 2 श्रुति वाले को सेमी। तो इस प्रकार से वहाँ पर बोला गया है। तो आपको ये भी आपका आ सकता है कि आपका वैदिक काल में मेजर टोन किन स्वरों को बोला जाता था। तो यहाँ से आप देख लेंगे मेजर टोन आपका 4 श्रुति वाले थे, तो इन्हें स्वरित बोला गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे हम बात करेंगे उदात्त स्वर के बारे में। तो उदात्त स्वर आपके क्या रहने वाले हैं? इसका जो राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, मैं अभी आपको बता चुका हूँ, ये 2 श्रुति वाले। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, प्राचीन काल में स्वरित को किस नाम से जाना जाता था? वेरी इंपोर्टेंट। प्राचीन काल में स्वरित को किस नाम से जाना जाता था? स्वरा, स्वार, स्वरित या फिर स्वरी? तो प्राचीन काल में स्वरित को किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहने वाला है। 84 का आपको कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या है। काफी विद्यार्थी अभी भी नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुपों पर, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को यहाँ से लाभ मिल सके और उनको भी पता लगे कि इतनी शानदार सीरीज एमसीक्यू की चल रही है। तो देखिए आपका प्राचीन काल में स्वरित को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है स्वार। किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं महर्षि भरत ने 13वीं श्रुति पर किस स्वर को स्थापित किया है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
षडज, गंधार, मध्यम या फिर दैवत। तो 13वीं श्रुति पर किस स्वर को स्थापित किया गया है, आपको कमेंट करके बताना है। देखिए थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं स्वरों के बारे में। स्वर आपके भरत जी के अनुसार कितने हैं? भरत जी के अनुसार 7 शुद्ध हैं, 2 आपके विकृत हैं। ठीक है, तो जो 7 शुद्ध हैं आपके सा, रे,